नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जिसको हम कहते हैं नेशनल सिंबल। दोस्तों, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषकर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड सारी थ्योरी भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो दोस्तों, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर एक गीत है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को हम कहते हैं राष्ट्रीय गीत। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी लेखक है, उनका उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ में एक गीत है वंदे मातरम, और वंदे मातरम को हम कहते हैं राष्ट्रीय गीत। ये 4 चीजें इसी क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है। अब इस चीज को हम डिटेल समझते हैं। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी फोटो है, और वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क बताता हूँ। राष्ट्रीय गीत जिसको हम कहते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। एक है हमारा राष्ट्रीय गान जिसको कहते हैं नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम कौन सा है दोस्तों? वो है जन गण मन। नेशनल एंथम जो है राष्ट्रीय गान, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गीत ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब इन चीजों को डिटेल देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था 1882 में। उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर ये राष्ट्रीय गीत लिखा है। ये क्यों लिखा है? उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास राजनीतिक उपन्यास था। उन्होंने बताया था जो ब्रिटिश सैनिक है उनसे लड़ने के लिए जो सन्यासी सेना कैसे लड़ती है, उसके ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखा है। तो जो सन्यासी सेना है दोस्तों, तो ब्रिटिश सैनिकों से कैसे लड़ती है, इसके ऊपर इस आनंद मठ के अंदर वर्णन है। और इस गीत को जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी 1896 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उसके अंदर गाया है। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहली बार पब्लिक में किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 के अंदर। तो वहां से ये पॉपुलर हुआ। फिर दोस्तों आगे चलकर जब संविधान सभा बैठी थी 24 जनवरी 1950 को, ये संविधान सभा के अंदर हमने इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला बता देता हूँ, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। और कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। और कब इसको हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 के अंदर हमने इसको अपना लिया। और आनंद मठ किसके आधारित है दोस्तों? ये राजनीतिक उपन्यास है जो सन्यासी सेना का ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर विद्रोह का एक गीत है। ठीक है, तो ये था आनंद मठ, जिसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रीय गान रचा है? तो दोस्तों, वो रचा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान जिसको हम कहते हैं जन गण मन, इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसका एक हम कहेंगे भारत की एकता का एक और अभिव्यक्ति है राष्ट्रीय गान। ठीक है, मूल रूप से ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान की, ये राग अलैया बिलावल में रचित है। वहां से हमने राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया है। बार भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 के अंदर गाया गया। किसके द्वारा? वही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये 1911 में ये पहली बार जनगण मन का अधिवेशन में गाया गया। और राष्ट्रीय गीत भी ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को जिस दिन हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, उसी दिन हमने राष्ट्रीय गान को अपना लिया था। तो इसका रेगुलेशन है कि 52 सेकंड के अंदर ये राष्ट्रीय गान पूरा होना चाहिए, या न कम न ज्यादा 52 सेकंड के अंदर हम ये पूरा राष्ट्रीय गान गाते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु। दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एक है राष्ट्रीय पशु, एक है राष्ट्रीय जलीय पशु, एक है राष्ट्रीय विरासत पशु। ये 3 अलग अलग पशु है, इनको हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय जलीय पशु, यहाँ से ऑब्वियसली बात है, कोई जल का पशु होगा तो नदी डॉल्फिन यानी रिवर डॉल्फिन, इसको हम कहते हैं गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। इसको हम भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कहते हैं। आइए देखते हैं डिटेल। ये है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, ये है गंगा डॉल्फिन या नदी डॉल्फिन।
अब ये जो विशेषकर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो हमें गंगा नदी के अंदर देखने को मिलती है। अब कब मिलती है, ये गंगा नदी का स्वास्थ्य बताती है। जितनी ज़्यादा नदी फ्रेश होगी उतनी ज़्यादा हमें ये गंगा डॉल्फिन देखने को मिलेगी, नदी डॉल्फिन। इतनी नदी अगर खराब होगी, नदी का स्वास्थ्य जितना खराब होगा वहाँ पे ये इतनी कम संख्या के अंदर ये देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये नदी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जितनी अच्छी नदी उतनी ज़्यादा हमें संख्या में देखने को मिलेगा। उससे हमें पता चलता है नदी साफ है या नहीं है। उसी आधार पे केंद्र सरकार ने इन डॉल्फिन की जो संख्या विलुप्त हो रही है उसको बचाने के लिए इस नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। कब किया गया? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2010 को गंगा नदी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ये गंगा डॉल्फिन या नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? दोस्तों हमारे प्यारे तिरंगे के अंदर 3 रंग है। पहला है केसरिया, फिर सफेद, फिर आता है हरा। तीनों का अलग अलग मीनिंग है, तीनों से हम अलग अलग तरीके से इंस्पायर होते हैं कलर से। तो हरा रंग है वो है मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक है। अब इन तीनों रंगों को और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 रंग है, सेफ्रॉन जिसको हम भगवा या केसरिया कहते हैं, फिर आता है हमारा सफेद और तीसरा आता है हरा रंग। तो हमारा जो भगवा रंग है वो साहस का प्रतीक है, और जो सफेद रंग है दोस्तों सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। मतलब हम साहसी हैं और हम सत्य और पवित्रता को फॉलो करते हैं। तीसरा हमारी समृद्धि और हमारी मिट्टी से संबंधित है, जीवन और प्रचुरता को हमारा ये अंकित करता है। तो ये हमारे तीनों रंग हो गया। और दोस्तों बीच में आता है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर है 24 तिलियां। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये हमारा लिया गया है, ये जो अशोक चक्र है आप देखोगे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के बीच में यहाँ पे एक अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र से हमने यहाँ से अशोक चक्र को हमने तिरंगे के अंदर लिया है। ये क्या है? ग्रोथ का प्रतीक है, पहिए का प्रतीक है। पहिए मतलब ग्रोथ का प्रतीक है। तो पहिए के प्रतीक के रूप में हमने इसको झंडे के अंदर हमने अपनाया है। और अब इस झंडे की बात करें दोस्तों, इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3, यानी अगर 2 फुट इधर की लंबाई है तो 3 फुट इधर की है। तो इस आधार पे हमने तिरंगा का डिजाइन किया। अब तिरंगे का डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब पहली बार इस तिरंगा को किसने डिजाइन किया है, यानी डिजाइनर कौन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर है उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने पहली बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, और बाद में हमने इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने स्वीकार किया है। ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। तीनों रंगों का अलग अलग महत्व है। अब देखते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते दोस्तों वो है मंडोक उपनिषद, वहां से लिया गया। अब ये सत्यमेव जयते क्या है, मंडोक उपनिषद है क्या, कहाँ इसका महत्व है, इसको हम डिटेल में देते हैं। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो आपको देखा होगा अशोक स्तंभ के नीचे हमें यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। देखो दोस्तों कुछ लाइन है जो हमने आदर्श के रूप में फॉलो करते हैं पूरे देश के अंदर। ये जो सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है केवल सत्य की ही जीत होगी, असत्य की नहीं। मतलब हमेशा सत्य ही जीतेगा। इस चीज को हमने पूरे देश में यानी जितने देश के लोग हैं हमने ये माना है कि इस चीज को हम फॉलो करेंगे कि हमेशा सत्य की जीत होगी, हम सत्य के साथ चलेंगे। तो सत्यमेव जयते को हमने भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना है। और ये कहाँ से लिया गया? एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसका नाम है मंडोक उपनिषद। मंडोक उपनिषद में इस वाक्य का जिक्र है जिसका मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। वहां से इंस्पायर होकर हमने इसको हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना है। कब माना है? 26 जनवरी 1950 को इस नारे को हमने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। अब आपने देखा होगा भारत की जितनी मुद्राएं हैं, जितना रुपया है भारत का, भारतीय रुपया, उसके एक साइड में सत्यमेव जयते यहाँ पे अंकित होता है। तो ये था हमारा आदर्श वाक्य जो हमारे जो प्रतीक है देश का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके नीचे हमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ यानी हिंदी में, देवनागरी लिपि हमारी हिंदी लिपि में लिखा हुआ देखने को मिलता है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया? अब राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के नीचे हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य यानी आदर्श वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। कब अपनाया इसको हमने? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इस लोगो को हमने देश का मोटो या देश का लोगो जो होता है प्रतीक होता है उसको अपना लिया है। अब ये क्या होता है? भारत गणराज्य का एक प्रतिनिधि मुहर है। अगर भारत की सरकार है या भारत के लोग अगर इस यूज करते हैं तो हम बताते हैं कि भारत का प्रतीक है, प्रतीक के रूप में इसको हम अपनाते हैं।
अशोक स्तंभ को सिंह शीर्ष पर आधारित है, जो सारनाथ में स्थित है। दोस्तों अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? जो राजा था सम्राट अशोक, कब था? ये राजा था दोस्तों मौर्य शासनकाल में, आज से लगभग हम कहेंगे 2400 साल पहले। ठीक है, मौर्य शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, उन्होंने अपने राजकाज में इस लोगो का यूज किया था। अब इससे हम मोटिवेटेड होकर इसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया 1950 में। ठीक है, और नीचे लिखा सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। यह है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य और ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है हमारी, इसको हमने 4 नवंबर 2008 को घोषित किया है। अब आपको पता है गंगा नदी के अंदर जो नदी डॉल्फिन होती है उसको हमने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था, वैसे ही गंगा नदी को भी हमने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। कब किया है, क्यों किया है, हम देखते हैं। दोस्तों ये हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी होली गंगा, ये हिमालय के गोमुख पर्वत से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये एक सीमा पारिक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो सीमा पारिक नदी है गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक महत्व बहुत है, इसको हमने नदी को पूजते हैं। अब ये जो नदी है दोस्तों, जो हिमालय के गोमुख से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके बीच के अंदर दोस्तों कई शहर बसे हुए हैं। जैसे हमारा वाराणसी है, या सबसे बड़ा गंगा नदी का शहर कानपुर है, हरिद्वार है इस नदी के किनारे। वैसे ही हमारे 10-15 शहर है जो इस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा गंगा नदी के किनारे शहर है वो कानपुर है, आपको पता है। तो दोस्तों कई शहर इस नदी के किनारे तो इस चीज़ से डेडिकेटेड हो गए, यानी कई लोगों की आजीविका इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है और धार्मिक महत्व भी बहुत है। तो इसके आधार पर इस नदी को हमने राष्ट्रीय नदी स्वीकार किया। 2008 4 नवंबर को हमने इस नदी को गंगा नदी की कार्य योजना के उद्देश्य को देखते हुए इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अब आता है दोस्तों और कुछ चिन्ह हैं और कई प्रतीक है जो हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए। उनके महत्व क्या है और क्यों किया है वो देखते हैं। दोस्तों हमने एक राष्ट्रीय वृक्ष स्वीकार किया जिसका नाम है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। इसका नाम होता है फिकस बेंगालेसिस। ये फिकस बेंगालेसिस इसका बॉटनिकल नेम है इस पेड़ का, जो इसकी किस्म को और इसकी स्पीशीज को दर्शाता है। और बरगद का पेड़ जो होता है हिंदू धर्म में पूजनीय होता है। पूजनीय होने का कारण है दीर्घायु और आपसी जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बरगद का पेड़ हमें बताता है दीर्घायु होना और आपसी जुड़ाव कैसे होता है, ये इससे हम सीखते हैं। तो इसको हमने राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया है। फिर आता है राष्ट्रीय पक्षी। तो भारतीय मोर की कई प्रजातियां होती है। जो इंडियन जो पिकॉक है उसको हमने भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसका अगर जूलॉजिकल नेम देखें दोस्तों, पाउ क्रिस्टेटस इसका नाम है हमारे भारतीय मोर का। ठीक है, 1 फरवरी 1963 को हमने इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तब से हम इसको राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं। वैसे राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमने बात की थी जलीय पशु कौन सा है, नदी डॉल्फिन। वैसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। एक आएगा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो हाथी है। वैसे राष्ट्रीय पशु जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। पहले हमारा दोस्तों लोइन हुआ करता था, मगर 1973 में जो रॉयल बंगाल टाइगर, अगर एग्जाम में टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर आए तो रॉयल बंगाल टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। स्पेसीज ब्रीड है इसकी, वही हमें रॉयल बंगाल टाइगर, उसको हमने राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया है। भारत के अंदर जो बाघों की जो राजधानी है वो हम मानते हैं नागपुर को, मगर जो बाघों का स्टेट है, यानी किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है, वो मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश बाघों का राज्य है और राजधानी कौन सी है, नागपुर है। तो रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 से हम इसको राष्ट्रीय पशु मानते हैं। पहले हम शेर को मानते थे और अब हमारे टाइगर को मानते हैं। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय पशु। अब आता है राष्ट्रीय कैलेंडर। दोस्तों शक कैलेंडर जो है हमने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया 1957 में। 22 मार्च 1957 यानी एक चैत्र शुक्ल प्रथमा 1879 को हमने शक संवत के आधार पे हमने शक कैलेंडर को हमने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया है। तो ये कुछ 4 और हमारे चिन्ह हो गए राष्ट्रीय। अब और कुछ प्रतीक देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, भारतीय रुपया। वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, नागराज। ठीक है, तो रेप्टाइल कौन सा है, नेशनल रेप्टाइल नागराज। राष्ट्रीय विरासत पशु, 3 पशु हमने जाने, जलीय पशु, राष्ट्रीय पशु और विरासत पशु। जो भारतीय हाथी है, इंडियन एलिफेंट, इसको हमने भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु
घोषित किया है। राष्ट्रीय फूल हमारा लोटस यानी कमल का फूल। राष्ट्रीय फल फूलों का राजा आम। राष्ट्रीय नदी हमारी होली गंगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट हमारा फेमस है, पर ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। मेजर ध्यानचंद जो हमारे बहुत फेमस हॉकी के खिलाड़ी हुआ करते थे, उनके टाइम में कई बार हमने ओलंपिक जीता था, तब हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। वैसी निष्ठा की शपथ किसकी लेते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, जो हम स्कूल असेंबली के अंदर गाते थे, वही राष्ट्रीय निष्ठा की शपथ हम लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल थे जो हम पूरे देश के अंदर फॉलो करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के आम नागरिक होने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भारत का तिरंगा है किसने डिजाइन किया है, राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया मोर को, या नदी जो गंगा नदी कब घोषित की गई है, जो नदी डॉल्फिन है वो उसको क्यों घोषित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज की क्लास के अंदर इकट्ठा की। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे हमने इन चीजों को बनाया है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया, हमारी ये मेहनत पसंद आई है। तो हमारे और भी वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।